आज हम आपको बताएंगे विजय माल्या और राज शमानी के उस वायरल पॉडकास्ट की वो टॉप 10 हाइलाइट्स जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है। यानी 4 घंटे में वो कौन सी 10 बातें थीं जो आपके लिए जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वही हम आपको बताएंगे। देखिए, विजय माल्या वो नाम जो सालों से भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों से जुड़ा रहा, आज एक बार फिर चर्चा में है। 9 साल की लंबी खामोशी के बाद पहली बार विजय माल्या ने चुप्पी तोड़ी है और राज शमानी के पॉडकास्ट में बेझिझक अपनी बात सामने रखी है। किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने से लेकर बैंकों से लिए गए कर्ज, लंदन में उनके ठिकाने और भारत सरकार द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों तक उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया है जो अब तक आपने सुना था। क्या विजय माल्या वाकई एक भगौड़े हैं या गलत सिस्टम का शिकार हो गए हैं? क्या विजय माल्या ने सच में बैंकों का पैसा लौटा दिया है? राज शमानी के फिगरिंग आउट पॉडकास्ट में माल्या ने वो सारी बातें उड़ेल दी जो अब तक छुपी हुई थीं। किंगफिशर का डूबना, बैंकों का ड्रामा, आरसीबी की चमक और भारत लौटने की शर्त, सब कुछ ये पॉडकास्ट इंटरनेट पर एक तूफान बन गया है। इसका हाईलाइट नंबर 1 है, भारत लौटने की शर्त उनकी है निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन की मांग। विजय माल्या ने पॉडकास्ट में भारत लौटने की संभावना पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने देश से प्यार करता हूं और लौटने को तैयार हूं, लेकिन मुझे निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन का आश्वासन चाहिए। माल्या ने दावा किया कि भारत की जेलों की स्थिति यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 3 का उल्लंघन करती है, जो कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार को रोकता है। उन्होंने संजय भंडारी केस का हवाला दिया, जिसमें यूके की अदालत ने भारत की जेलों की स्थिति को प्रत्यर्पण का आधार बनाया। माल्या ने बताया कि 2 मार्च 2016 को वो एक पूर्व नियोजित बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन गए थे और उन्हें सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनका पासपोर्ट रद्द होने के बाद वो भारत नहीं लौट पाए। इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। कुछ लोग उनके तर्क से सहमत हैं कि भारत की जेलों की स्थिति चिंताजनक है, जबकि अन्य इसे कानूनी रणनीति मानते हैं। माल्या ने जोर दिया कि वो भारत से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, लेकिन बिना सुधारों के वापसी मुश्किल है। हाईलाइट नंबर 2, मैं चोर नहीं हूं, मुझे आप भगोड़ा कह सकते हैं। माल्या ने अपने ऊपर लगे चोर के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन चोर कहना गलत है। मैंने कोई चोरी नहीं की। उनका दावा है कि किंगफिशर एयरलाइंस का पतन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट यानी रिसेशन और खराब बिजनेस फैसलों का नतीजा था, न कि कोई सुनियोजित धोखाधड़ी। माल्या ने बताया कि जब वो 2016 में लंदन गए, तब उनके खिलाफ कोई लुकआउट नोटिस या कानूनी कार्रवाई नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और मीडिया ने उन्हें जानबूझकर देश का गुनहगार बना दिया है। माल्या ने दावा किया कि उनका कर्जा 6,203 करोड़ रुपए था, न कि 9,000 करोड़ जैसा कि बताया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 2012 से 2015 तक बैंकों को 4 सेटलमेंट ऑफर दिए जो स्वीकार नहीं किए गए। इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने माल्या के तर्क का समर्थन किया, जबकि कुछ अन्य ने इसे इनकी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करार दिया। हाईलाइट नंबर 3, किंगफिशर कर्मचारियों से माल्या ने मांगी माफी। माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के 4,000 कर्मचारियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने कहा, मुझे आज भी उन कर्मचारियों का दुख सताता है जिनकी सैलरी बकाया रह गई। वो मेरे लिए परिवार की तरह थे। माल्या ने दावा किया कि वो बकाया सैलरी चुकाना चाहते थे, लेकिन बैंकों और कोर्ट के प्रतिबंधों ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली, जिससे वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि 2008 के वित्तीय संकट ने एयरलाइंस को भारी नुकसान पहुंचाया और सरकार से सहायता की उनकी अपील भी खारिज हो गई। माल्या ने बड़े भावुक अंदाज में कहा कि किंगफिशर उनके लिए एक सपना था जो टूट गया। ये माफी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कुछ लोगों ने इसे माल्या की संवेदनशीलता का इसे प्रतीक मान लिया। हालांकि कई लोगों ने इसे जनता का समर्थन हासिल करने की नई स्ट्रैटेजी बताया। ये सवाल उठाते हुए कि माफी से कर्मचारियों का नुकसान कैसे पूरा होगा? क्या ये माफी कर्मचारियों के दर्द को कम कर सकती है या ये केवल एक औपचारिकता है? हाईलाइट नंबर 4, बैंकों से वसूली का दावा, 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुझसे वसूल लिया, ऐसा कहा। माल्या ने बैंकों पर सनसनीखेज आरोप लगाया कि उनके 6,203 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले बैंकों ने 14,100 करोड़ रुपए से ज्यादा तो वसूल लिया है। उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस वसूली का पूरा ब्यौरा मांगा। माल्या ने दावा किया कि बैंकों ने उनकी संपत्ति, किंगफिशर ब्रांड, ऑफिस, शेयर्स और व्यक्तिगत संपत्ति बेचकर दोगुने से भी ज्यादा राशि हासिल कर ली है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर इतनी राशि वसूल कर ली गई है तो मुझे कर्जदार क्यों बताया जाता है? माल्या ने बैंकों पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया और कहा कि वो कोर्ट में इसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। इस दावे ने सोशल मीडिया पर फिर से एक बहस छेड़ दी है। लोगों ने इसे माल्या के पक्ष में एक बड़ा खुलासा माना। माल्या ने यह भी कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से कर्जदार नहीं थे, बल्कि किंगफिशर एयरलाइंस ने जो लोन लिया था उसके वो गारंटर थे।
हाइलाइट नंबर 5, आरसीबी की खरीद को उन्होंने बिजनेस डील बताया। माल्या ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की खरीद के पीछे की रणनीति का खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आरसीबी को क्रिकेट के प्रति जुनून के कारण नहीं बल्कि किंगफिशर ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए 2008 में 1116 मिलियन डॉलर यानी करीब 476 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये उस समय की दूसरी सबसे बड़ी महंगी बोली थी। माल्या ने बताया कि ललित मोदी के सुझाव पर उन्होंने कदम उठाया ताकि किंगफिशर को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया जा सके। आरसीबी की जर्सी और विज्ञापनों में किंगफिशर का लोगो प्रमुखता से दिखता था, जिसने ब्रांड को एक इंटरनेशनल पहचान दिलाई। माल्या ने कहा कि आरसीबी उनके लिए एक मार्केटिंग टूल था। यह खुलासा उनके प्रशंसकों के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि ज्यादातर लोग आरसीबी को माल्या की क्रिकेट में रुचि की वजह से मानते थे कि उन्होंने खरीदी थी। सोशल मीडिया पर कुछ ने उनकी मार्केटिंग रणनीति की तारीफ की, जबकि कुछ अन्य ने क्रिकेट के प्रति उनका जो जुनून है ये बताया कि उनका जुनून कम है। हाइलाइट नंबर 6, विराट, गेल और एबी डिविलियर्स के चयन पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी। माल्या ने आरसीबी की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि उन्होंने विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स जैसे सितारों को टीम में शामिल किया। उन्होंने बताया कि 2008 में विराट को अंडर 19 स्टार के रूप में देखकर उनकी प्रतिभा पर दांव लगाया। गेल और डिविलियर्स को भी उनकी नजर नहीं चुना। माल्या ने आईपीएल 2025 में आरसीबी की पहली ट्रॉफी की जीत पर खुशी जाहिर की और कहा कि उनका सपना था जो अब पूरा हुआ है। इस बयान ने आरसीबी प्रशंसकों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर लोग माल्या को आरसीबी की नींव रखने का श्रेय देने लगे। हालांकि कुछ ने कहा कि वो अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। माल्या ने यह भी कहा कि वो आज भी आरसीबी को फॉलो करते हैं और विराट कोहली की तारीफ करते हैं। यह हाईलाइट प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि माल्या ने आरसीबी की सफलता में अपनी भूमिका को अंडरलाइन किया। हाइलाइट नंबर 7, किंगफिशर कैलेंडर मार्केटिंग का मास्टर स्ट्रोक। माल्या ने किंगफिशर स्विमसूट कैलेंडर को अपनी मार्केटिंग रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर ने किंगफिशर ब्रांड को ग्लैमर और स्टाइल से जोड़ दिया। माल्या ने खुद दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और नरगिस फाखरी जैसी मॉडल्स को चुना, जो बाद में बड़ी बॉलीवुड स्टार बनी। उन्होंने बताया कि वो शूटिंग में व्यक्तिगत रूप से शामिल होते थे ताकि हर तस्वीर परफेक्ट आए। इस कैलेंडर ने भारत में एक नया ट्रेंड शुरू किया और किंगफिशर को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। माल्या ने कहा कि उनकी मार्केटिंग जीनियस थी, जिसने ब्रांड को हर घर तक पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर लोग इस कैलेंडर की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। कुछ ने माल्या की मार्केटिंग टैलेंट की तारीफ की, जबकि कुछ अन्य ने इसे कंट्रोवर्शियल माना, ये सवाल उठाते हुए कि क्या ये केवल सिर्फ और सिर्फ प्रचार का जरिया था। हाईलाइट नंबर 8, धार्मिक आस्था। माल्या ने कहा कि मेरी ताकत भगवान में है। माल्या ने अपनी धार्मिक आस्था पर खुलकर बात की, जो कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी। उन्होंने कहा, मैं अंदर से बहुत धार्मिक हूं और भगवान में मेरा विश्वास है, वो मेरी ताकत का स्रोत है। माल्या ने खुलासा किया कि उन्होंने सबरीमाला मंदिर में सोने की छत दान की थी और भारत के कई मंदिरों में करोड़ों रुपए का दान दिया है। उन्होंने बताया कि वो नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं और मुश्किल समय में उनकी आस्था ने ही उन्हें हिम्मत दी है। माल्या ने कहा कि लंदन में रहते हुए भी वो भारत की संस्कृति और आस्था से जुड़े हुए हैं। ये खुलासा उनकी आलीशान जीवन शैली की छवि से बिल्कुल उलट था, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे माल्या का मानवीय पक्ष माना, जबकि अन्य ने इसे जनता को प्रभावित करने की रणनीति बताया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या माल्या की आस्था उनकी सच्चाई को दर्शाती है या ये उनकी इमेज सुधारने का हिस्सा है। हाईलाइट नंबर 9, भारतीय नौकरशाही पर विजय माल्या ने एक तंज कसा। माल्या ने भारतीय नौकरशाही को बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बाधा बताया। उन्होंने कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस को सरकारी नीतियों, लाइसेंसिंग में देरी और रेगुलेटरी प्रोसेस ने काफी नुकसान पहुंचाया। माल्या ने खुलासा किया कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से एयरलाइन को डाउनसाइज करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उनकी अपील ठुकरा दी गई। उनका दावा है कि अगर नौकरशाही ने सहयोग किया होता तो किंगफिशर आज चल रही होती। ये बयान उन उद्यमियों के बीच गूंजने लगा जो भारत में रेगुलेटरी चैलेंजेस से जूझते रहते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग माल्या के तर्क से सहमत भी हुए, जबकि कुछ अन्य ने इसे उनकी बिजनेस असफलता का बहाना बता दिया। माल्या ने कहा कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक मिथ है। हाईलाइट नंबर 10,
अरुण जेटली को सूचना देने का दावा। माल्या बोले, मैंने भारत छोड़ने से पहले उन्हें बताया था। माल्या ने एक चौंकाने वाला दावा किया कि 2016 में भारत छोड़ने से पहले उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी लंदन यात्रा की सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि वो एक प्री प्लान्ड बिजनेस मीट के लिए गए थे और उन्हें सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर की कोई जानकारी नहीं थी, जिसे बाद में डाउनग्रेड किया गया था। माल्या ने बताया कि उनका पासपोर्ट रद्द होने के बाद वो भारत नहीं लौट पाए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ टीवी चैनल्स और सरकार उन्हें जेल की वर्दी में तिहाड़ जेल में देखना चाहते हैं, जो उनके लिए अपमानजनक है। इस बयान के बाद तो बवाल ही मच गया। कुछ लोगों ने इसे माल्या की पारदर्शिता का सबूत माना, जबकि कुछ अन्य ने इसे उनकी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश बताया। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में पूरे पॉडकास्ट का जस्ट मिला हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिनके पास 4 घंटे का समय नहीं है उस पॉडकास्ट को सुनने का, उनके लिए हम ये एक छोटा वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि उस वीडियो में हाइलाइट्स क्या हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश की जनता को वाकई पूरा सच बताया जाता है? क्योंकि अक्सर हमसे जो मीडिया कहता है, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से नहीं रखी जाती। यहाँ ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि विजय माल्या ने जो भी कहा है वो सही कहा है। जाहिर है, विजय माल्या ने इंटरव्यू दिया है और वो भी एक पॉडकास्टर को दिया है, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिया है। यहाँ ये बात भी देखने वाली है। अब इन सारी बातों की जांच होने की ज़रूरत है। जाहिर है, विजय माल्या इस समय विवादास्पद व्यक्ति हैं और इस समय उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो सारी की सारी उनके पक्ष में हैं। जाहिर है, इसमें जांच होने की ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर उठता है। पहला तो ये कि अगर विजय माल्या को कुछ बोलना था तो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को क्यों नहीं चुना। दूसरा ये कि उन्होंने एक पॉडकास्टर को ही क्यों चुना। क्या अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये माना जाता है कि भारत में मीडिया की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है और अगर आपको कुछ कहना है, बताना है, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो फिर आपको उसके लिए यूट्यूब या फेसबुक का सहारा लेना होगा। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां आप लिखकर मुझे बता सकते हैं।